जानकारी भी देना बहुत जरूरी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 300 पार हो चुकी है, कांग्रेस 188 और अन्य दल 19 पर सिमट गए हैं। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी दोनों ही राज्यों में बीजेपी आगे है। एमपी में बीजेपी 23, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। तो कांग्रेस पहले 3 पर थी, अब 4 पर आ गई है। लिहाजा कांग्रेस धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो देखिए फिलहाल ओवरऑल की बात करते हैं तो एनडीए 300 पार शुरुआती रुझानों में हो चुकी है। बाबूलाल शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल जी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही साथ ये जो आकलन है कि पहले 3 सीट पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आगे थी, अब वो 4 पर हो गई है, तो यानी कि समझा जाए कि अभी और कहीं ना कहीं खींचतान हो सकती है, उलटफेर होगा। देखिए, उलटफेर अक्सर जो है बहुत कम होता है, लेकिन ये है कि 4 सीटों की उम्मीद कांग्रेस ने पहले से ही रखी हुई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्थिति दिख रही है पूरे देश के अंदर में, जो रुझान 527 सीटों के आए हैं, उसमें जो आप बता रही हैं 300 से ज़्यादा सीटें जो है सरकार बनाती हुई दिख रही है एनडीए। लेकिन आप एक चीज ध्यान से ये भी देखिए कि विपक्ष भी काफी तगड़ी मजबूती के साथ सामने आ रहा है, एकदम कमजोर विपक्ष की स्थिति नहीं दिख रही है। ये एक अच्छा संकेत है प्रजातंत्र के लिए कि एक सरकार भले ही बने किसी की, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए जो गलत करते हुए सरकार अगर कोई गलत काम करती है उसको रोकने की क्षमता रखे। वो स्थिति जो है रुझान में दिखाई दे रही है। अगर ये रुझान परिवर्तन होते हैं परिणाम में, तो निश्चित रूप से एक बेहतर प्रजातंत्र की स्थिति जो है देश में बनेगी। मोदी जी इस भले ही सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, एनडीए सरकार बनाएगी, लेकिन इंडिया भी जो है एक मजबूत स्थिति में संसद में मौजूद रहेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है इस रुझान के अंदर में। जी ठीक है, अजय दावली जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय जी, वो ये कह रहे हैं कि जिस गति के साथ कांग्रेस भी लगातार रुझानों में नजर आ रही है, तो काफी कमजोर स्थिति है नहीं। आप लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन विपक्ष भी उतना मजबूत नजर आ रहा है कि अगर यही आंकड़े रहते हैं आगे चलकर भी, और अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, तो भी संसद में इतनी कमजोरी के साथ विपक्ष आपको नजर नहीं आने वाला। नहीं, मुझे ये लगता है कि पहली बार तो हमें ये गौर करना चाहिए कि जो इंडिया अलायंस बना था, निश्चित तौर पर इसका एकमात्र लक्ष्य था कि एन के प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो सत्ता से बेदखल करना, भारतीय जनता पार्टी को हराना उनका लक्ष्य नहीं था। देश की राजनीति में एक विकल्प के तौर पर स्थापित होना उनका लक्ष्य नहीं था, सिर्फ सत्ता प्राप्ति उनका लक्ष्य था। हम आज सुबह की खबर पढ़ रहे थे कि दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी से अब दिल्ली में हमारा कोई नाता नहीं है, चुनाव का सिर्फ ये गठबंधन जो था ये लोकसभा चुनाव तक के था। तो जब इनका वैचारिक रूप से कोई तालमेल नहीं है, बंगाल में इनका साथ विरोध में लड़ते हैं, पंजाब की स्थिति हमने देखी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विरोध में लड़े, दिल्ली में साथ में लड़े। ये जब सब चीजें होती जाएगी तो निश्चित तौर पर देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता समझती है कि ये सत्ता हेतु लालायित लोग हैं जो इन प्रकार ऐसे गठबंधन के माध्यम से देश की जनता के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस भ्रम को देश की जनता ने जो चोट दी है, आप देखेंगे जैसे जैसे परिणाम आएंगे, ये एनडीए अलायंस का जो शिगुफा था, ये शिगुफा पूरी तरह से फूट जाएगा। और निश्चित तौर पे हम मध्य प्रदेश की जनता, भारत की जनता इसको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि अवसरवादी, परिवारवादी ये राजनीतिक दल जो सत्ता हेतु एकत्रित हुए थे, वो इसके बाद ऐसी हिमायत नहीं करेंगे, वो अपने अपने विचारों की राजनीति करेंगे। लेकिन सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए एक साथ आ जाना और किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध की राजनीति करना, और विरोध भी इस तरह के व्यक्तिगत हमले करना, ये सब देश की राजनीति ने देखा है। और मुझे लगता है कि आज भारतीय लोकतंत्र एक अपने आप में इतिहास लिखने जा रहा है कि कैसे कामदारों ने नामदारों को हराया और बार बार हराया। अच्छा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सर बहुत ज्यादा बड़ी फाइट नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस भी अभी शुरुआती रुझानों में 4 पर है और आप लोग 6 पर हैं, तो यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है। छत्तीसगढ़ का भी परिणाम, हम 11 सीटों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था 11 सीटें जीतना है, और आपको जैसे जैसे परिणाम और आगे जाएंगे हम लोग 11 की जो 11 का संकल्प था उसकी पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, जो गढ़ रहा करता था कांग्रेस का दोनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ सीटें ऐसी थी, या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, जहां पर गढ़ रहा करता था, जहां पर परंपरागत वोटर कांग्रेस का हुआ करता था, क्या उस गढ़ को, उन सीटों को बचाने में कामयाब कांग्रेस इस बार होगी?
देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों में कहीं ना कहीं रुझान दिखाई दे रहे हैं कि जैसा क्लीन स्वीप वाली स्थिति जो बता रही थी भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों में, अपने बातों में, वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। उसमें कहीं ना कहीं रुझान के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टफ फाइट भी दिखाई दे रही है। तो ये दर्शाती है कि कांग्रेस फाइट में थी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्लीन स्वीप वाली स्थिति नहीं है। और निश्चित रूप से जो परिणाम जब आएंगे, परिणाम फाइनल जब होंगे, तो कुछ ना कुछ जो है कांग्रेस को गेन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ये रुझानों के आधार पर अपन कह सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग शुरू से ही जब से डिबेट में बैठ रहे हैं लगातार कह रहे हैं कि 4 सीटों पर जो है कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो देखिए 4 सीटों का रुझान उस तरफ जा रहा है। मतलब भले ही कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, लेकिन रुझान दिखाई दे रहा है। जो हम लोगों ने अनुमान किया था वही रुझान दिखाई भी दे रहा है। तो इसमें और मध्य प्रदेश की स्थिति भी लगभग वही है कि कांग्रेस को 0 बता रहे थे या 1 सीट बता रहे थे, तो वो कई जगहों पर रुझान में जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बराबरी मुकाबला करते हुए दिख रही है। ये एक परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया का जो प्रचार था वो भी लोगों के दिल में छू गया है और लोगों ने इंडिया को भी मदद की है, ये दिख रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बड़ा ही कम मार्जिन है। अभी फिलहाल रुझानों की अगर हम बाबूलाल शर्मा जी बात करते हैं तो बड़े ही कम अंतर के साथ कोई दल, कोई नेता पीछे और आगे है। क्या लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता है, जो गढ़ कहे जाते हैं, वो भी हाथ से निकल सकते हैं कुछ दलों की तरफ से? देखिए, संभावना हर चीज की बनी रहती है, किसी भी प्रकार की संभावना रुझानों में रहती है। रुझान में जो है ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे जैसे मत पत्र गिने जाएंगे, जैसे जैसे मशीनें खुलेंगी, वैसे वैसे हर चरण में जो है परिवर्तन देखने में आएगा। कहीं जीत रहे हैं तो वहां हारते दिखाई देंगे, जहां हार रहे हैं वहां जीतते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो 4 सीटों के, हमारी छत्तीसगढ़ की बात अगर करें, 4 सीटों की मदद जो है वो जनता का देती हुई दिखाई दे रही है, उसके प्रतिशत दिखाई दे रहा है। पूरे देश की बात अगर करें तो देख लीजिए, मैं जो कह रहा था वही बात सामने दिखाई दे रही रुझान में कि अगर सत्ता की तरफ बढ़ रही है एनडीए, तो निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की तरफ इंडिया भी बढ़ रहा है। रुझान तो यही कह रहे हैं और ये एक अच्छे संकेत प्रजातंत्र के लिए देश में होंगे। नहीं, ठीक है। अजय जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे हम ग्वालियर की बात कर लें या गुना जैसी हॉट सीट की बात कर लें, यहाँ पर लगातार आप लोगों के नेता, आप लोगों के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। क्या ये परंपरागत वोटर की एक ताकत है या फिर मुद्दों ने काम किया? देखिए, 2 बातें होती है चुनाव में। एक तो होता है कि आपका कोर वोटर कौन है, वो कोर वोटर आपको वोट करता है। कांग्रेस का कोर वोटर कांग्रेस को करेगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को करेगा। लेकिन देश में आज जो सबसे बड़ी संख्या अगर किसी वोटर की है, जिसे हम वोटर तो नहीं कह सकते, वो है लाभार्थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में विगत 10 वर्षों में जो लाभार्थियों की संख्या है वो लगभग 120 करोड़ की है। विभिन्न स्कीमों में हम लोग भी किसी ना किसी स्कीम्स के लाभार्थी ही होते हैं, चाहे वैक्सीनेशन के हैं या भारत सरकार की उड़ान योजना के हैं या अन्य किसी योजना के हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब वर्ग देखता है कि पहली बार कोई सरकार डायरेक्टली व्यक्तियों को बेनिफिट पहुंचा रही है, स्कीमों का क्रियान्वयन सही ढंग से कर रही है। जब 1 रुपया भेजा जाता तो 1 रुपया ही जमीन पे पहुंच रहा है, उसमें के 85 पैसे नहीं गायब हो रहे जो पूर्ववर्ती सरकार में होती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजता हूं तो ग्रामीण भारत तक के वो पहुंचे। अजय जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफी